भले ही बिहार विधानसभा चुनाव में तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों ने जिस तरीके से अपने सीट बंटवारे और एजेंडे के साथ समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। सबसे ज़्यादा घमासान मचा हुआ है महागठबंधन के भीतर, क्योंकि जिस तरीके से मुकेश सहनी ने 60 सीटों के साथ साथ डिप्टी सीएम की उम्मीदवारी का दांव ठोका है, कहीं ना कहीं महागठबंधन और खास तौर पर आरजेडी यानी तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा देने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं बिहार की बात। आज न्यूज़ रूम में चर्चा होगी महागठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर। चर्चा इस बात पर भी होगी कि आखिर मुकेश सहनी के 60 सीटों की जो पिच उन्होंने तैयार की है, उस पर कौन बैटिंग करेगा और कौन बॉलिंग करेगा। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे न्यूज़ रूम के साथी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। किशोर जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर हमारे न्यूज़ रूम में। थैंक यू पूजा। मुकेश सहनी किधर जाएंगे क्योंकि उन्होंने 60 सीटों के साथ साथ डिप्टी सीएम का भी पद मांग लिया है कि हमें चाहिए। तो मुकेश सहनी अपने आप को क्या कहते हैं पूजा, आपको मालूम है ना? जी सर। मुकेश सहनी खुद को कहते हैं मुकेश सहनी दी सन ऑफ मल्लाह। तो दी सन ऑफ मल्लाह ने अपना जाल फेंक दिया है। इस जाल में क्या फंसेगा, क्या छूटेगा, यह तो वक्त ही बताएगा। और मुकेश सहनी कहाँ जाएंगे यह भी भविष्य ही बताएगा। लेकिन इतना तय मानिए कि मुकेश सहनी भी नीतीश जी के तरह सबके हैं। 2020 में पहले गठबंधन के थे, बिल्कुल फिर एनडीए के हो गए। 2020 में महागठबंधन के साथ थे और महागठबंधन के साथ साथ चलते इतने करीब आ गए थे कि बस अब चुनाव जीतकर सरकार में ही आएंगे। लेकिन वह फाइनल मीटिंग थी, उस फाइनल मीटिंग से वो बाहर निकल गए थे और जाकर फिर एनडीए में चले गए और एनडीए के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो ये एक तरह से जो आप बात कह रही हैं पूजा कि मुकेश सहनी ने जो 60 सीटों की लिस्ट सौंप दी है महागठबंधन को, यह बिल्कुल प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। मुकेश सहनी भी जानते होंगे और उनकी जो पार्टी है वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी, वो भी समझती होगी कि 60 सीटें नहीं मिल सकती है। मुकेश सहनी से अगर आप जनाधार की बात करें तो वामपंथी पार्टियों का जनाधार क्या कम है? 60 सीटें तो उनको भी नहीं मिली थी। जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया था। हाँ, वामपंथी पार्टियों का बहुत सालों बाद, बहुत चुनाव बाद बिहार में ऐसा प्रदर्शन रहा था। और आप देखिए कि सीपीएमएल है, सीपीएमएल, उसका तो स्ट्राइक रेट 75% से ऊपर रहा है। तो लगभग जितनी सीटें दी गई, एक आधा को छोड़कर वामपंथी पार्टियों ने सारी सीटों पर जीत दर्ज की है। अब उनकी भी डिमांड है कि उनको 30 सीटें मिलनी चाहिए। हो सकता है कि उनको 30 सीटें मिल भी जाएं। मुकेश सहनी पिछली बार महागठबंधन में नहीं थे। इस बार यदि महागठबंधन में जाते भी हैं तो कितनी अधिकतम सीटें इन्हें मिल सकती है? और सर, भरोसा भी तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे दांव है कि कितना गठबंधन उन पे कितना भरोसा जताएगा। देखिए, राजनीति में ऐसा कुछ भरोसा विश्वास जो है ना, ये सब शब्दकोश के ऐसे शब्द हैं जिनका आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक उपयोग करते हैं, बस उतना ही है। अगर महागठबंधन को मुकेश सहनी पर कोई भरोसा नहीं है तो फिर क्यों साथ में लिए घूम रहे हैं? नीतीश कुमार एक बार महागठबंधन में जाते हैं, एक बार एनडीए में जाते हैं, तो दोनों तरफ ये जब आते जाते रहते हैं तो दोनों तरफ का भरोसा कायम रहता है। जब चले जाते हैं तो दूसरी साइड वाले लोग कहते हैं दरवाजे बंद हो गए, जब आ जाते हैं तो कहते हैं दरवाजे खुल गए। तो ये सब चलता रहता है पॉलिटिक्स में, यह कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति में न कोई अस्थाई दुश्मन होता है, न कोई अस्थाई दोस्त होता है। वक्त के मुताबिक ये सब कुछ बदलता रहता है। तो अगर मुकेश सहनी को कहीं लग रहा होगा कि 60 सीटों की लिस्ट देने से 60 नहीं तो 30 ही सही, कुछ सीटें अधिक मिल जाएं। अब मैं नहीं कहूँगा कि ये क्षेत्रीय पार्टियां जो होती है अधिक सीटों की डिमांड क्यों करती है। अब जब आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, ऑन द रिकॉर्ड इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां जो होती है, जो रीजनल पार्टीज हैं, उनको चलाने का अपना एक आधार होता है। उसके लिए उन्हें ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ता है, लड़वाना पड़ता है। उसका सब एक बंधा हुआ गणित है। इसीलिए चाहे मायावती हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर है, या फिर अभी मुकेश सहनी की बात कह रहे हैं पशुपति पारस हो, कोई भी, ये इसलिए अधिक सीटों की डिमांड करते हैं। अगर आप देखें 60 सीटों की लिस्ट तो उन्होंने दे दी है। क्या वीआईपी में बिहार चुनाव के अंदर जीत दर्ज कर सकने का सामर्थ्य रखने वाले उम्मीदवार होंगे? विनेबल कैंडिडेट हैं वीआईपी के पास? मुझे लगता है नहीं है।
क्या 60 विनेबल कैंडिडेट ले आएंगे? मुझे नहीं लगता है। पिछली बार उनको कितनी सीटें मिली थी एनडीए में, आपको याद है? नहीं सर, याद तो नहीं आ रहा। एनडीए में उन्हें 15 सीटें मिली थी। हम्म। पिछली बार महागठबंधन उन्हें 12 सीटें दे रहा था, एनडीए 15 सीटें दी। एनडीए के जो उम्मीदवार थे, बीजेपी के जो उम्मीदवार थे, वो वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। तो उनके तो अपने उम्मीदवार नहीं थे इतने। जब 15 उम्मीदवार नहीं थे उनके पास, तो 60 कहाँ से ले आएंगे? सर यहीं पे एक चीज़ फंस जाती है कि तेजस्वी यादव एक तरह से मझधार में फंसे हुए हैं। महागठबंधन के एक तरह से सबसे सर्वे सर्वा उन्हीं को कहा जा सकता है फिलहाल। कैसे ये पूरे सीट बंटवारे के समीकरण को वो हैंडल करेंगे? कैसे सबकी सारी पार्टियों के घटक दलों के डिमांड को पूरा करेंगे? देखिए, मुझे लगता है हाँ, तेजस्वी के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है, लेकिन तेजस्वी के साथ इस बार जो सबसे अच्छी बात है, जो पॉजिटिव चीज़ है तेजस्वी यादव के साथ, वो ये कि लालू जी बाहर हैं, मतलब लालू जी उनके साथ हैं। और क्या कहते हैं कि मतलब लालू जी ऐसे राजनीतिक योद्धा रहे हैं जो अगर ड्रेसिंग रूम में भी बैठा है तो कितनों के पसीने छुड़ा सकता है। तो तेजस्वी यादव को अपने पिता का एक संबल होगा, साथ होगा, यह एक बड़ी बात है तेजस्वी के लिए। दूसरी बात, तेजस्वी को अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी दिख रही है तो गठबंधन का गणित साधना ही होगा, क्योंकि अगर बिहार के परिदृश्य में देखिए, हालांकि इस बीच में 2 बार केंद्र में ऐसी सरकार बनी है जो स्पष्ट बहुमत से, स्पष्ट बहुमत क्या कहेंगे, थम्पिंग मेजोरिटी से आई हुई सरकार 2 बार थी। हालांकि अभी जो सरकार चल रही है वह भी गठबंधन की सरकार है। लेकिन अगर बिहार के का जो राजनीतिक परिदृश्य है उसको समझने की कोशिश करेंगे तो पिछले कई चुनावों से आप ऐसा समझिए कि पिछले 25 वर्षों से बिहार में जो सरकार चल रही है वह गठबंधन की सरकारें ही हैं। और इस चुनाव में भी ऐसा नहीं लगता है कि कोई एक पार्टी अपने बल पर बहुमत ला सकती है। तो इसलिए आरजेडी को भी, तेजस्वी को भी गठबंधन हर हाल में चाहिए। अब तेजस्वी की या फिर लालू जी की राजनीतिक निपुणता इस बात पर सिद्ध होगी कि वो कांग्रेस और वीआईपी को किस तरह साधते हैं। सर कांग्रेस की बात आई यहाँ पे, तो पिछले 2020 के चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिली थी, जिसमें से उन्होंने 19 पर जीत दर्ज की थी। इस बार मतलब अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत खराब प्रदर्शन मेरे हिसाब से किया था। इस बार उनको कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है? अब देखिए, ये तो महागठबंधन ही क्योंकि बताएगा। आरजेडी के बाद अगर उस सबसे बड़ी पार्टी है तो कोई कांग्रेस ही है। बिल्कुल, ये तो महागठबंधन ही बता पाएगा कि कांग्रेस को इस बार कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अभी इस वक्त जो महागठबंधन के सहयोगी दल हैं उसमें आरजेडी है, कांग्रेस है और मुकेश सहनी का वीआईपी भी है। साथ में वामपंथी पार्टियां भी हैं, सीपीआई, सीपीएम, सीपीएमएल, ये तमाम पार्टीज हैं। तो सीपीआई, सीपीएमएल और सीपीएम को जितनी सीटें मिली थी उससे कम सीटों पर वो समझौता नहीं करेंगे, इतना तय मानिए, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट जबरदस्त रहा था। इनफैक्ट आरजेडी से भी बहुत बेहतरीन रहा था। 19 में से 12 सीटें जीत के आते हैं वो 2020 के चुनाव में। ठीक है। और वहां पर जो कांग्रेस है 70 में से केवल 19 सीटें जीतती है। तो अगर महागठबंधन में मुकेश सहनी आ रहे हैं तो यह तय मान के चलिए कि मुकेश सहनी को जो सीटें दी जाएंगी वह कांग्रेस के खाते से दी जाएंगी। हो सकता है कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पर लड़ी थी, इस बार 70 में से उनको 50 सीटें मिल जाए, 20 मुकेश सहनी को मिल जाए, 45 कांग्रेस को मिल जाए, 25 मुकेश सहनी की वीआईपी को मिल जाए। 30 सीटों से अधिक की गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस कुछ सीटों का त्याग तो कर सकती है गठबंधन धर्म में, क्योंकि कांग्रेस के पास भी अपना कोई ऐसा जनाधार बचा नहीं रह गया है बिहार में जिसके बल पर वह विधानसभा कोई बड़ा चेहरा भी तो नहीं है। नहीं, चेहरे तो बन जाते हैं, चेहरा तो क्या ही कह सकते हैं, सीपीएम, सीपीआई, एमएल, लेकिन उनकी एक पकड़ है वहां पे, कोई चेहरा नहीं है। आप चेहरे की अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कौन सा बड़ा चेहरा है? भारतीय जनता पार्टी के पास भी कोई बड़ा चेहरा नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो बार बार जा रहे हैं बिहार। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं तो राहुल गांधी भी जा रहे हैं। तो केंद्रीय नेताओं की बात एक अलग है। बिहार में प्रांतीय स्तर पर जिस तरह बीजेपी है उसी तरह कांग्रेस भी है। बीजेपी के भी जो स्टॉलवर्ड्स थे, सुशील मोदी अब नहीं रहे, ताराकांत झा अब नहीं रहे, उनके नंदकिशोर यादव अब वो भी नेपथ्य में जा रहे हैं, गिरिराज सिंह अब केंद्र की राजनीति करते हैं। तो अगर
राज्य स्तर पर बात करते हैं बीजेपी की भी, तो वहां पर उनके पास भी कोई ऐसा दमदार चेहरा नहीं है। लेकिन बीजेपी का सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र है वो है प्रधानमंत्री मोदी। वो उन्हीं के चेहरे पे चुनाव दर चुनाव जीतते हैं, लड़ते हैं और तमाम फतह हासिल करते हैं। खैर वो एक अलग बात है, चेहरा है या नहीं है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा था वो ये कि कांग्रेस के खाते से सीटें दी जाएंगी वीआईपी को, लेकिन कितनी सीटें? कांग्रेस ने पिछली बार 70 सीटों पे चुनाव लड़ा था, क्या इस बार 35-35 हो सकता है? 60 सीटों की डिमांड है मुकेश सहनी की भी। 35-35 होगा तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस मानेगी इस बात को, क्योंकि कांग्रेस जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं, दी ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया है ना, सबसे पुरानी पार्टी है जिसने आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया, क्या वह एक क्षेत्रीय पार्टी मुकेश सहनी के बराबर सीटों पर आ जाएगी? मुझे नहीं लगता है कांग्रेस यह मानेगी भी किसी भी सूरत में। मुझे नहीं अगर लगता सीट बंटवारे को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो महागठबंधन में टूट होगी? टूट क्या, वो तो होता ही रहता है। पिछली बार भी मुकेश सहनी लास्ट में निकले थे, इस बार भी लास्ट में निकल जाएंगे। पहले यहाँ पर बार्गेनिंग कर लेते हैं, एकदम हार्ड बार्गेनर है मुकेश सहनी भी, तो देख लेते हैं यहाँ पर उन्हें क्या मिलता है। हो सकता है कि अगर मुकेश सहनी को 30-35 सीटें मिल जाती है महागठबंधन में, तो मुझे नहीं लगता है महागठबंधन छोड़ के जाएंगे। हालांकि मेरा जहां तक अनुमान है, एनडीए भी मुकेश सहनी पे डोरे डाल रहा होगा। आप उसको इस तरह से समझिए कि एक और निषाद नेता हैं, उनकी पार्टी का नाम है वीवीआईपी। अचानक बिहार में एक पार्टी जन्म लेती है वीवीआईपी, वीआईपी का पैरोडी अकाउंट जैसा लगता है वीवीआईपी। वो आते हैं बिहार में और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं। हालांकि चुनाव के मौसम में ऐसे मौसमी नेता होते रहते हैं जो आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और फिर नेपथ्य में चले जाते हैं। लेकिन यह समझना पड़ेगा कि करीब 13% वोट जो है वो मल्लाहों का है बिहार में, और 10 विधानसभा क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर ये हार जीत को प्रभावित कर सकते हैं। तो भाजपा जो इन डेटा के आधार पर अपना चुनावी निर्णय लेती है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें पिछड़ेगी। दूसरी बात, भाजपा का गठबंधन उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी भी है, तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे जो इलाके हैं, जो विधानसभा क्षेत्र है बिहार का, वहाँ पर ये निषाद पार्टी के उम्मीदवारों को भी उतरवाएं। इससे बीजेपी जीत हासिल नहीं कर सकती है। ये नहीं होगा कि निषाद पार्टी का कोई कैंडिडेट जीत के आ जाएगा, लेकिन वो ये कर सकता है कि मल्लाहों के वोट का बंटवारा करवा सकता है। जो ओबीसी वोट है, ईबीसी वोट, दरअसल मल्लाह समुदाय जो है ईबीसी में आता है, उस वोट का बंटवारा करवा सकता है। तो एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वहाँ से जीत सकते हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता ही है। तो उसी फॉर्मूले पर बीजेपी काम कर रही है पूरे बिहार भर में। सर, बीजेपी के आपने तो बता दिया जातीय समीकरण, महागठबंधन अपने जातीय समीकरण को साधने के लिए किस तरीके से कैंडिडेट या पार्टियों को उतारेगी? मुझे लगता है कि जो फॉर्मूला यूपी में अखिलेश यादव ने अपनाया था, हो सकता है बिहार में तेजस्वी यादव वही फॉर्मूला अपनाए। आरजेडी को मुस्लिम यादव समीकरण वाली पार्टी कहा जाता है, और प्रायः चुनाव में देखेंगे तो इन समुदायों से आने वाले कैंडिडेट्स की भरमार होती है इन पार्टियों में। लेकिन आप अगर अखिलेश की रणनीति देखेंगे लोकसभा चुनाव की, जिसमें अच्छी सफलता जिसकी वजह से उनको मिली थी पिछली बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो यादव उम्मीदवार जो थे यूपी में सपा के टिकट पर लड़ने वाले, वो अधिकांशतः हुए थे जो मुलायम सिंह जी के परिवार से आते हैं। बाकी के टिकट उन्होंने अधिकांशतः नॉन यादव ओबीसी को दिया था या दलित समुदाय के उम्मीदवारों को दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, अगर यादव का जनाधार, यादव वोट बैंक आपके साथ है तो वो आपके साथ है ही। दूसरे समुदाय से आप अगर कैंडिडेट चुन रहे हैं तो क्या होता है कि वह कैंडिडेट अपने साथ कुछ न कुछ वोट बैंक और ऐड करता है, और इस तरह से उनके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है तेजस्वी यादव भी अखिलेश का फार्मूला बिहार में अपनाए। जो यादव उम्मीदवार होंगे, हो सकता है उनकी संख्या कम होगी इस बार, और नॉन यादव ओबीसीज की संख्या ज़्यादा हो सकती है जो लालटेन छाप पर चुनाव में उतरेंगे। सर, जो पार्टियों के घटक दलों की डिमांड को पूरी करने
करते समय क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव अपनी सीटों की संख्या कम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं करेंगे। तेजस्वी को यह मलाल अब भी होगा कि काश आरजेडी ने 20 सीटों पर चुनाव और लड़ा होता। 20 और सीटों पर अगर आरजेडी ने चुनाव लड़ा होता तो परिणाम बेहतर होते, आरजेडी के पक्ष में होते, और हो सकता है कि एमआईएम और वीआईपी की सीटों को मिलाकर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते थे, क्योंकि मुकेश सहनी की और कोई बड़ी डिमांड नहीं है। आपने अपने इंट्रो में कहा भी था कि मुकेश सहनी का जोड़ है कि उन्हें 60 सीटें दी जाए डिप्टी और सीएम के पद भी डिप्टी मांगे। सीएम बनाया जाए। तो यह डिप्टी सीएम दरअसल एक झुनझुना है, जो बच्चा बहुत रोता है उसको पकड़ा दिया जाता है कि लो बजाते रहो। दरअसल संविधान में डिप्टी सीएम डिप्टी पीएम की कोई व्यवस्था नहीं है। वो जिस तरह से और कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उन्हीं कैबिनेट मिनिस्टर्स में से किसी एक को कह दिया जाता है कि ये डिप्टी सीएम होंगे। हालांकि सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, फैंसी वर्ड है ये भी। तो जिस वक्त अगर लगेगा आरजेडी को कि किसी को डिप्टी सीएम बनाने से, किसी को भी डिप्टी सीएम बनाने से तेजस्वी यादव सीएम बन सकते हैं, तो वो 10-15 डिप्टी सीएम बना सकते हैं, क्योंकि इसकी तो कोई सीमा है नहीं। जितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं आप सबको डिप्टी सीएम की उपाधि दे दो, क्या जाता है, रहेंगे तो कैबिनेट मिनिस्टर ही। अगर सीट बंटवारे को लेके उसमें असहमति होती है और इंडिया गठबंधन टूट जाता है तो आरजेडी को कितना नुकसान होगा? इंडिया गठबंधन नहीं टूटेगा। क्यों टूट जाएगा? अगर असहमति हुई, मान लेते हैं अगर असहमति नहीं होती बात है। बनी सीट बंटवारे को लेकर। नहीं, आप ऐसा समझिए ना कि इंडिया गठबंधन, आरजेडी तो वही है और कांग्रेस भी वही है। इन दोनों का जो गठबंधन है ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, यह टूटने वाला नहीं है। इसका इंतजार जो दूसरी साइड वाले दल हैं, जो लोग हैं, वो 2004 से कर रहे हैं। आप देखिए उस समय में कांग्रेस के साथ आरजेडी का गठबंधन नहीं था, लेकिन लालू जी लोकसभा में हमेशा कांग्रेस के पीछे खड़े रहे और उसका लाभ उन्हें बिहार में मिलता रहा। तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। आप एक चीज और समझिए, अभी बीच में कुछ कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी खटपट होना शुरू हुआ था। वो होना कब से शुरू हुआ था? जब कांग्रेस ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया और अपना नया प्रदेश अध्यक्ष एक दलित को बनाया, क्योंकि आरजेडी भी दलित वोट पर अपना अधिकार समझती है और उनको लगता है कांग्रेस अगर उनके साथ है तो कांग्रेस सवर्ण वोट बैंक को साधे। लेकिन और अगर एक साल पीछे चले जाएं आप, तो अखिलेश प्रसाद सिंह को जब कांग्रेस अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाती है बिहार में, तो लालू जी बहुत खुश होते हैं, आरजेडी बहुत खुश होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि चलो ये सवर्ण की राजनीति करेंगे, हम ओबीसी और दलित की राजनीति करेंगे, मिलके हम लोग एक अच्छा विकल्प दे सकते हैं। तो ये नहीं लगता है कि जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है उसमें आरजेडी और कांग्रेस किसी भी वक्त अलग हो जाएंगे, ये नहीं होगा। जहां तक रही वामपंथी पार्टियों की बात, अगर उन्हें कुछ सम्मानजनक सीटें मिल जाती है तो वो भी कहीं नहीं जाएंगे। वामपंथी पार्टियों ने बहुत असफलताएं झेली है बिहार में और जो पूर्वांचल के क्षेत्र हैं, हालांकि पूर्वांचल क्या पूरे उत्तर भारत में कह लीजिए, काफ़ी असफलताएं झेली हैं। पिछली बार उन्हें इतना अच्छा संयोग मिला, काफ़ी सीटें जीती, और वो उन सीटों के जीतने के पीछे सिर्फ वामपंथी पार्टियों का जनाधार नहीं, बल्कि उसमें बचा खुचा कांग्रेस का जनाधार और आरजेडी का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है। आप पप्पू यादव और कन्हैया कुमार, ये दो लोगों का नाम अगर बिहार की राजनीति में लिया जाए तो पप्पू यादव को तो मतलब हर कोई, उन सबके फेवरेट है पप्पू यादव, और उनको भी कह सकते हैं कि वो भी किसी के नहीं है, जिधर मिलेगा वो चले जा सकते हैं। लेकिन कन्हैया कुमार भी हैं। कैसे इन दोनों का फॉर्मूला कैसे सेट होगा? गठबंधन को बचाने के लिए कांग्रेस इन दोनों को बिहार से दूर रख सकती है, जैसा कि लोकसभा चुनाव में हुआ था। लोकसभा चुनाव में देखिए, यह हमने कितनी बार इसी चर्चा में दोहराया है। पिछली बार कांग्रेस में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया और यह तय हुआ था कि पप्पू यादव को पूर्णिया की सीट दी जाएगी, लेकिन लालू यादव ने वहां पर अपना वीटो लगा दिया। मजबूरन पप्पू यादव को वहां से निर्दलीय लड़ना पड़ा, और कन्हैया कुमार जो पिछली बार बेगूसराय से लड़ रहे थे और पहला चुनाव था उनका, लेकिन लोगों के बीच जो उनकी छवि रही है, जेएनयू से पढ़ा लिखा, डॉक्टरेट किया हुआ एक तेज तर्रार युवा, उसके दम पर उन्होंने अच्छी टक्कर दी थी एटलीस्ट परसेप्शन के मामले में गिरिराज सिंह को। और जब दो चुनाव का एंटी इनकम्बेंसी हो
और तीसरे चुनाव में जब गिरिराज सिंह जा रहे हो बेगूसराय से, वहाँ से अगर कन्हैया कुमार लड़ते तो हो सकता था उनका बेहतर चांस होता, लेकिन कन्हैया कुमार को भी दिल्ली भेज दिया जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इन छोटी छोटी महत्वाकांक्षाओं के लिए कांग्रेस पार्टी गठबंधन धर्म का निर्वाह नहीं करेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। बात भले ही सीट बंटवारे की हो, लेकिन ये मामला सिर्फ महज सीट बंटवारे तक ही नहीं बल्कि बिहार की सत्ता की कुर्सी का है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बिहार के चुनावी समीकरण को साधने के लिए तेजस्वी यादव कैसे महागठबंधन की तमाम पार्टियों घटक दलों की डिमांड को, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। देखते रहिए वन इंडिया हिंदी और बने रहिए हमारे साथ। Subscribe to One India and never miss an update.